नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियार मल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं या लक्षण, जो कि हम बात कर रहे थे रीट के सिलेबस के अंदर, जो कि एसएसटी सेकंड लेवल जो रीट का सिलेबस जारी किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उसके अंदर कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, जो कि आप देखोगे पीछे के वीडियो में हमने उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर चर्चा भी की थी। उसी क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस बार जोड़ा गया है सिलेबस के अंदर, भारत का संविधान और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, ये मत सोचना कि केवल ये रीट के विद्यार्थियों के लिए ही टॉपिक है, ना जी ना। वैसे देखा जाए, जहां भारतीय राज्य व्यवस्था होगी, भारत का संविधान होगा, जीके होगा, वहां पे ये टॉपिक जरूर होगा, अति महत्वपूर्ण है। वैसे आप देखोगे बीए पार्ट सेकंड, बीए सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके सिलेबस में भी है भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सेकंड बुक है उनकी राजनीति विज्ञान की, उसके अंदर भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं या लक्षण। तो रीट के विद्यार्थी है वो तो इसे जरूर तैयार करे ही करेंगे। इसके अलावा जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में ये टॉपिक भी तैयार करना होगा। साथियों, अति महत्वपूर्ण है, हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारतीय संविधान का पता होना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो सर अभी तक आपने भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, संविधान सभा का गठन, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया, वो बातें अभी नहीं बताई। हाँ साथियों, अभी तक उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण, अति महत्वपूर्ण, जो इस बार नया टॉपिक जोड़ा है। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन बना दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। साथियों, जो कि देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से हमारा चैनल थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, वो सब आपके सहयोग से है। इसी प्रकार से आपका सहयोग, स्नेह और प्यार मेरे को मिलता रहे, बना रहे, तो हमारा चैनल बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा। बस आप सभी से यही निवेदन है, इसी तरीके से अपना सहयोग देते रहिए, स्नेह और प्यार बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करो, देखो, जो कि नॉलेज के हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। जो भी प्रश्नोत्तरी बना रखी है उनको भी आप देख सकते हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों तक आप पहुंचा सकते हो। ये जिम्मा मैंने आपको दिया है साथियों, बस आप ही हो मेरे सहारे। हाँ, तो आज हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण, अति महत्वपूर्ण है ये, जो कि ध्यान देना साथियों, जो कि ये 25 विशेषताएं हैं। आप पूछोगे सर इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी है? इनमें से 3 दे दी जाएगी और एक अपोजिट में दे दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे संसदीय, जो कि वहां दे दी जाएगी अध्यक्षात्मक, जो कि भारत के अंदर नहीं, अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, जिसमें आपको 3 नाम दे करके चौथे ऑप्शन में दे दिया जाएगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा।
दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसलिए इन 25 पॉइंटों को याद कर लेना साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ सकते इससे, और वैसे भी पूरी राज व्यवस्था का सार यही है जो हम भारतीय राज व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी सिस्टम में जो पढ़ते हैं, ये मानो इन्हीं को हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं साथियों। आगे बात समझ में, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, और इसी क्लास में मैं आपको ये याद करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, अंत तक इस वीडियो में अच्छी प्रकार से सुनो, देखो और समझो, उसके बाद में देखना ये 25 की 25 विशेषताएं आपके तैयार हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बस आप मेरे विश्वास पे कायम रहिए साथियों। मेरे साथ इनको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, ठीक है ना? आगे बात समझ में, चले आगे। चलो तो साथियों करते हैं शुरुआत भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण, जो कि सबसे पहले नंबर 1 प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रम्बल। भारतीय संविधान की पहली ही विशेषता है प्रस्तावना, जिसको महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, सार कहा जाता है। जैसे के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, क्योंकि इसमें कहा है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये बात कहाँ है? प्रस्तावना में है। जो कि आप देखोगे भारतीय संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना का समावेश किया गया है, जो कहा जाता है कि विश्व की सबसे सुंदर प्रस्तावना है हमारे देश भारत की, जो कि विश्व के लगभग देशों में शुरू में प्रस्तावना जोड़ी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर भी एक प्रस्तावना को जोड़ा गया है, जो कि भूमि का सार, उसका आत्मा या हृदय जिसको हम कहते हैं। तो पहली विशेषता बन जाती है प्रस्तावना। हो गई याद? प्रस्तावना उद्देशिका। भारतीय संविधान की शुरुआत किससे होती है? प्रस्तावना से ही तो होती है, ठीक है। आगे देखो नंबर 2 लिखित एवं निर्मित संविधान। ध्यान दो साथियों, जो कि लिखित भी है और निर्मित भी है, लिखित भी है और निर्मित संविधान है। लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, देवनागरी लिपि में लिखा गया। 395 अनुच्छेद लिखे, उनको 22 भागों में बांटा, बाद में 8 अनुसूचियां भी बनाई, जो अब बढ़ करके 12 हो चुकी है। तो ध्यान देना, लिखित एवं निर्मित संविधान है भारत का, जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, विकसित है। इसलिए भारतीय संविधान की विशेषता अलिखित नहीं होगी, विकसित नहीं होगी। कौन सी होगी? लिखित एवं निर्मित संविधान की होगी। लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया है, निर्माण किया गया एक समय विशेष में, एक संविधान सभा के माध्यम से, जो कि आप देखोगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बन करके तैयार हुआ था हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये विशेषता भी देखना, पहली प्रस्तावना, दूसरी लिखित एवं निर्मित संविधान। क्लियर है? चले आगे, आ रही बात समझ में? आगे देखो, विश्व का सबसे विशाल बड़ा संविधान, व्यापक, इतना बड़ा, कहने के लिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद बना रखे हैं, जो कि 8 अनुसूचियां जोड़ी थी बाद में अंत में, जो अब बढ़ करके कितनी हो गई? 12 हो गई है। जो कि आप देखोगे, जो कि हरि विष्णु कामत, जो कि आप कहोगे HV कामत, जो संविधान सभा का सदस्य था, उसने कहा संविधान सभा में कि हमारा संविधान सबसे व्यापक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस बात पर हमें गर्व है, इस बात पर हमें गर्व है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी तुलना की जाए, अमेरिका का संविधान छोटा सा है, चिन्हों से ही है, मात्र 7 अनुच्छेद, उसकी तुलना में देखो भारत का संविधान कितना बड़ा है। उसके बाद में आपको कनाडा 147 ही है, दक्षिणी अफ्रीका
153 ही है। वहीं आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया जो कि 128 ही है। तो कहने का मतलब है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 4, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। यहां पर लोकप्रियता है जनता की, संविधान को स्वीकार किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, और जनता का ही प्रभुत्व है। ये देखो, प्रभु सत्ता पर आधारित, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। कहने का मतलब है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। सर्व कौन है यहाँ पे? जनता है। संप्रभुता शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित किया ये संविधान, इसलिए बन गया लोकप्रिय, जनता को प्रिय भी है, जो संविधान के अकॉर्डिंग ही पूरी जनता चलती है। उसके आगे नंबर 5, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व किसका होगा साथियों? भारतीय जनता का होगा। भारत में सर्वोच्च संप्रभुता शक्ति किसमें निहित की है? जनता में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य, याद करो प्रस्तावना के वो शब्द। तो कहने का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है भारत का। ये पॉइंट तैयार कर लेना। पहली विशेषता प्रस्तावना, दूसरी है लिखित एवं निर्मित संविधान, तीसरी है विश्व का सबसे विशाल और बड़ा संविधान व्यापक, जो कि चौथी है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। उसके बाद में 5 नंबर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। किसका? अपने देश भारत का। साथियों आ रही है बात समझ में? इनका अभिप्राय भी पता होना चाहिए, इनका एक्सप्लेन भी हमें आना चाहिए। क्या पता खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन बना दे। वैसे तो ये पॉइंट तो तैयार करने ही होंगे। हो रहे ना तैयार साथियों? और अपनी तैयारी को गति दो। जो मैं बार बार कहता हूं, ये मौका नहीं आएगा। अपनी तैयारी, अपनी मेहनत जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी मेहनत करो। हाँ साथियों, आगे देखो नंबर 6, संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाए? संसदीय, संसदात्मक, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध है यहाँ पे, जबकि इसके अपोजिट होती है अध्यक्षात्मक, जो अमेरिका में है, क्योंकि वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई संबंध नहीं है। इसलिए भारत में कौन सी है? संसदात्मक संसदीय व्यवस्था है, जो इंग्लैंड से ग्रहण किए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। कौन सी है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। नोट कर लेना इस बात को साथियों, जो कि संसदीय व्यवस्था कौन सी होगी? जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होगा। व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनेगी, जो कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका के 2 प्रधान होंगे, एक नाम मात्र का राष्ट्रपति और जो कि दूसरा आप कहोगे वास्तविक प्रधानमंत्री, जो कि कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होगा। वहीं प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होगा। वो देश तो कहलाएगा संसदीय, और इसके एकदम विपरीत होगा, वो होगा अध्यक्षात्मक, जो हम देख सकते हैं अमेरिका में। और भारत में कौन सी है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है साथियों, तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना। 6 नंबर है संसदीय शासन व्यवस्था। आगे देखो नंबर 7, मौलिक या मूल अधिकार एवं मूल या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे मूल अधिकार भी दे रखे हैं और हमारे मूल कर्तव्य भी गिना रखे हैं। ये भी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण और अनोखी विशेषता मानी जाती है, जो कि हमें मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार? 7 मूल अधिकार दिए थे। उसके बाद में आपने देखा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया और उसके बाद में हमारे पास रह गए 6 मूल अधिकार।
उसके बाद में मूल कर्तव्य मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 11 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 10, जो आप बढ़ के कितने हो गए 11 हो गए। तो ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, नोट कर लेना इस बात को। उसके बाद नंबर 8, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ध्यान दो, जो अति महत्वपूर्ण है, भीमराव अम्बेडकर ने इसे अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता का है, जिसमें राज्य के कुछ दायित्व कर्तव्य गिनाए गई हैं, जो हम कहेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा इन निदेशक तत्वों के आधार पर बनाएगा, लेकिन बाध्यता नहीं है। ये सभी टॉपिक हमने अपनी क्लासों में कर रखे हैं साथियों। आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके जो भी टॉपिक आपको देखना है आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो मेरे कहने के लिए यहाँ पे केवल मैं आपको पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं, भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है ना। आगे बात समझ में बता दो साथियों, आज वाली क्लास आपको कैसे लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक करना तो मत भूलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर की क्लास नहीं हुई, क्लास नहीं हुई, क्या करूं प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, समय आजकल कम मिलता है, इस वजह से मैं क्लास समय पे नहीं बना पाता हूं। हाँ, आगे मैं कोशिश करूंगा कि समय पे आप तक क्लास पहुंचा सकूं। जो भी पहले के वीडियो है उनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो एक बार, जब तक नई क्लास नहीं आती है, ठीक है ना। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथी, हाँ सर आप सही कह रहे हो कि आपके पास समय का अभाव है, इसलिए आप क्लास नहीं बना पाते हो समय पे। हाँ साथियों, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये एकदम सही बात है। हाँ जी, आगे देखो नंबर 9, समाजवादी राज्य। एक बार तो इन पॉइंट को ही देख लो, इन पॉइंटों से भी, इन बिंदुओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है, और जबकि एक्सप्लेन तो आप आसानी से कर सकते हो अगर भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी है तो समाजवादी राज्य, जबकि आप देखोगे मूल संविधान में तो नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में, और भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित कर दिया। कह दिया कि भारत के अंदर उत्पादन और वितरण के साधन पर समाज या राज्य का अधिकार होगा, न कि व्यक्ति विशेष का, पूंजीपतियों का नहीं होगा। भारत एक समाजवादी राज्य घोषित होता है। ये कर दिया गया समाजवादी राज्य, भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना में जोड़ा था, ये शब्द पहले नहीं था। समझ गए बात? हाँ जी, आगे देखो 10 नंबर, पंथ या धर्म निरपेक्ष राज्य, जो कि आप देखोगे भारत को पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य भी घोषित कर रखा है। ये भी आप कह सकते हो मूल संविधान में तो शब्द नहीं था, जबकि उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, ये ध्यान देना। लेकिन हमें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की, धार्मिक मामले में अंतःकरण की, धर्म को मानने की, धर्म का आचरण करने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता दी है, उसका अभिप्राय यही होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा, जबकि किसी के ऊपर धर्म थोपेगा नहीं। भारत पंथ और धर्म के मामले में निरपेक्ष होगा, यही है पंथ निरपेक्ष। किसी भी धर्म को मान सकते हो आप भारत में, क्योंकि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद में 11 नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य। तो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य भी बना रखा है, जो कि अनुच्छेद 38 और 39 में हम देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है कि भारत सभी का कल्याण करेगा, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करेगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे आपका कोई राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, सभी में बढ़िया काम करेगा, वो कहलाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है साथियों।
ठीक है ना। तो इसकी एक विशेषता ये भी बन जाती है, कहीं ये मत सोचना कि ये विशेषता है नहीं, हाँ जी है। मैं कह रहा हूँ ना, इन पॉइंटों को तैयार कर लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। होनी चाहिए तैयार, इसी क्लास के अंदर तैयार होने चाहिए साथियों। जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अति महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान की विशेषता, लक्षण महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 12 नंबर जो कि एकल इकहरी नागरिकता, तो आप कह सकते हो एकल कह दो या इकहरी कह दो, जो कि एक ही नागरिकता है। भारत में संस्थात्मक को अपने दोहरी नागरिकता नहीं है अमेरिका की तरह, यहाँ पे इकहरी नागरिकता एक ही है। कोई ये नहीं कहता मैं राजस्थानी, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी, मैं मराठी, मैं कन्नड़, मैं मलयालम, ना जी ना, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय। जो कि अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता है, एक पूरे देश की और दूसरी उस राज्य की जहां वो निवास करता है। वहीं आप देखोगे स्विट्जरलैंड, स्विस के अंदर तिहरी नागरिकता है, एक राज्य की है संघ की पूरे की, दूसरी वहां पे कैंटन जो राज्य बने हुए हैं उसकी है, और तीसरी आप देखोगे वहां के जिले की है। 3 नागरिकता है वहां पे, जो कि भारत में कैसी है, इकहरी नागरिकता है। नोट कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। और कहां से लिए, इंग्लैंड से ग्रहण किए इकहरी नागरिकता। संघात्मक होते हुए भी, संघों का एक समूह होते हुए भी भारत है वो इकहरी नागरिकता को अपनाता है। तो ध्यान देना, ये 12 विशेषताएं, पहली प्रस्तावना, दूसरी लिखित निर्मित संविधान, तीसरी विश्व सबसे बड़ा संविधान, चौथी लोकप्रिय स्वयंप्रभुता पर आधारित संविधान, पांचवी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है भारत का। उसके बाद में संसदीय 6 नंबर संसदीय शासन व्यवस्था यहाँ पे अपनाई गई है, संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक नहीं। उसके बाद में नंबर 7 मौलिक या मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। उसके बाद में 8 नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में नंबर 9 समाजवादी राज्य। उसके बाद में नंबर 10 पंथ या धर्मनिरपेक्ष राज्य भी भारत को घोषित कर रखा है। उसके बाद में 12 नंबर एकल या इकहरी नागरिकता यहाँ पे अपनाई गई है। पूरे संपूर्ण देश की, भारत की एक ही नागरिकता है, अलग अलग नागरिकता नहीं है राज्यों की। आगे समझ में, ये 12 पॉइंट। अब देखो साथियों 13 नंबर जो कि वयस्क मताधिकार, जो कि मूल संविधान में कितना था, 21 वर्ष। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई जन्म स्थान नहीं, जो 21 वर्ष का हो गया वह वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेगा। लेकिन उसके बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। वर्तमान में कितनी हमारे वयस्क मताधिकार की आयु, मत कितने वर्ष के आयु का व्यक्ति करेगा, तो ध्यान देना 18 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे वयस्क मताधिकार को भी अपनाया गया है। उसके बाद में एवं स्वतंत्र अभिकरण अपना रखे यहाँ पे, जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र निकाय है, जैसे कि CAG, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है। वहीं आप देखोगे जो कि EC इलेक्शन कमीशन, भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग। उसी प्रकार आप देख सकते हो UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये ऐसे अभिकरण, ऐसे निकाय हैं जो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है। संविधान ने इनको स्वतंत्रता दे रखी है, स्वतंत्र निकाय बना दिया, इनको अधिकार दिए कि स्वयं फैसला लेंगे, स्वशासित संस्थाएं कह सकते हो। ठीक है ना, तो वयस्क मताधिकार एवं स्वतंत्र अभिकरण है। उसके बाद देखो आगे नंबर 14 स्वतंत्र निष्पक्ष एवं एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पे सीढ़ी नुमा पैरामिड की तरह ग्राम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक क्या है, स्वतंत्र निष्पक्ष और एकीकृत इकहरी न्याय व्यवस्था है भारत के अंदर, जो कि पैरामिड की तरह कह सकते हो, जो कि छोटे छोटे न्यायालय, ग्राम न्यायालय, फिर तहसील न्यायालय, फिर खंड न्यायालय, फिर जिला न्यायालय,
फिर राज्य के अंदर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सर्वोच्च शिखर पर होगा सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब है सीढ़ी नुमा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ सकते हो, सर्वोच्च शिखर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये है हमारी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, जो किसी के दबाव में भी नहीं है, किसी के पक्षपात भी नहीं करती, एकदम स्वतंत्र और एकीकृत है। अगला सुनिए, तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है साथियों। उसके बाद में संघात्मक एवं एकात्मक शासन का मिश्रण है। यहाँ पे भारत में संघात्मक शासन को भी अपनाया है और एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षणों को अपनाया है। जैसे कहा जाता है कि भारत शरीर से तो संघात्मक है लेकिन आत्मा से एकात्मक है, क्योंकि यहाँ पे संघात्मक के भी बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, वहीं आप देखोगे एकात्मक के भी लक्षण है। जैसे कि संघात्मक का लक्षण है दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि कठोर लिखित निर्मित संविधान, ये तो किसके लक्षण है? संघात्मक के, जो आप देख सकते हो भारत में है। उसके बाद में एकात्मक, जहां पर एक ही सरकार हो, एक ही चीज हो, तो आप देखोगे कुछ बातें यहां पर एकात्मक भी है, जैसे कि इकहरी नागरिकता एकात्मक का ही लक्षण है। आप देखोगे इकहरी न्यायपालिका, ये भी एकात्मक का है। राष्ट्रपति, एक राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि सूची के जो विषय वो संघ सूची, केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुकाव है। आप देखोगे तो ऐसे कुछ आपातकालीन प्रावधान भी एकात्मक बना देते हैं देश को। तो कहने का मतलब यही है कि भारत में संघात्मक भी है और एकात्मक, दोनों का समन्वय है, दोनों का मिश्रण है, दोनों देखने को मिलती है। अगर एक आ जाए तो संघात्मक करना, शरीर से तो संघात्मक और आत्मा हृदय से एकात्मक है, क्योंकि जब भी संकट पड़ेगा तो देश एकात्मक बन जाता है। 352 राष्ट्रीय आपात। उसके बाद में नंबर 16 कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। कहने को कठोर और लचीला दोनों है भारत का संविधान। सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का, जो कहते हैं कि कठोर संविधान वह होगा जिसमें आसानी से परिवर्तन न किया जा सके, आसानी से बदलाव न किया जा सके, जो कि अमेरिका का। और आप देखो भारतीय संविधान के अंदर भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत का संविधान क्या है? कठोर है। जो कि दूसरा होता है लचीला, जो कि इंग्लैंड का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। लचीला संविधान वह होगा जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन, संशोधन, चेंजिंग कर दे। तो हमारे भारत में भी कुछ ऐसे प्रावधान है जिन्हें संसद साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तित कर सकती है, चेंजिंग कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है, समन्वय है दोनों। यहां कठोरता भी देखने को मिलेगी और लचीलापन भी देखने को मिलेगा, दोनों को ही अपनाया है साथियों। कैसी लग रही है क्लास? ठीक है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? नॉलेज बढ़ रहा होगा। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, यही है पूरा। देख लो साथियों, आज इन्हीं विशेषताओं को हम विस्तार से देखते हैं भारतीय राज व्यवस्था में। ठीक है ना? समझ में आवे को नहीं आवे बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, आगे देखो आपातकालीन उपबंध या प्रावधान जो हम देखते हैं 352, 356 और 360। ये क्या है? आपातकालीन प्रावधान व्यवस्था कर रखी है भाग 18 में। ये भी इसकी एक विशेषता बन जाएगी। आपातकालीन उपबंध या प्रावधान हम कह सकते हैं, संकटकालीन, इमरजेंसी। उसके बाद में एक राजभाषा, 18 नंबर क्या है? एक राजभाषा तथा कई प्रादेशिक भाषाएं। एक तो राजभाषा है हिंदी, 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया संविधान सभा ने। और उसके साथ साथ में कई प्रादेशिक भाषाएं भी है, जो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी थी? 14, और अब कितनी हो गई? 22। कितनी जोड़ दी गई? 8।
और 8वीं अनुसूची में ही प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी थी? 14, और अब कितनी है? 22 है। ठीक है, तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। उसके बाद में 19 जो कि सामाजिक एकता व समानता की स्थापना, जो कि हम कहते हैं कि भारत के अंदर सभी को समानता दी गई है, इक्वलिटी दी गई है, एकता स्थापित की गई है पूरे भारत के अंदर, तो ये भी एक अपने आप में विशेषता बन जाती है साथियों। उसके बाद में 20 विश्व शांति का समर्थक। ध्यान दो, राज्य के नीति तत्व में अनुच्छेद 51 जो कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा, जिसमें हमारी विदेश नीति है वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित है हमारी नीति, जो कहते हैं विश्व संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, वही बन जाएगा विश्व शांति का समर्थन। जहां कहीं पर भी शांति और सुरक्षा की जरूरत होगी, भारत तैयार रहेगा, सभी को समानपूर्ण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेगा। तो यही तो है विश्व शांति का समर्थन, तभी तो विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है भारत को। उसके बाद में देखो आगे 21 न्यायिक पुनर्वलोकन व संसदीय संप्रभुता, जो कि आपने देखा न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, अमेरिका से ग्रहण की हमने, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अनुसार सही नहीं हो। अगर बना देती है तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर देगी, उसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, जो हमारे संविधान के द्वारा न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है। और वहीं आप देखोगे संसदीय संप्रभुता, कुछ मामलों में हमारे यहाँ पे संसद को भी संप्रभु बना दिया गया है, संसद की संप्रभुता भी हमारे यहाँ देखने को मिलती है। हाँ, इंग्लैंड जैसी तो नहीं है कि यहाँ की संसद सर्वोच्च होगी, ना जी ना, सर्वोच्च नहीं होगी, लेकिन कुछ मामलों में संसद को संप्रभुता शक्ति दे दी गई है। उसके बाद में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध या प्रावधान, जो कि कुछ दुर्बल वर्ग हैं, SC, ST, OBC, हम कहेंगे आंग्ल भारतीय, इनके लिए भी तो प्रावधान कर रखा है अनुच्छेद 16 में, जो हम देखते हैं ना 331 है, 32 है, 33 है, उसके अंदर ये विशेष प्रावधान ही तो है। और क्या है, तो कहने का मतलब है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भी करता है भारत का संविधान। उसके बाद में नंबर 23 संविधान की सर्वोच्चता, जो कि भारत में संविधान को सर्वोच्च माना है, जिसका आधार है विधि का शासन, कानून का शासन। हाँ, इतना जरूर है कि आप देखोगे अमेरिका की तरह भारत में संविधान सर्वोच्च तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे राज्यपाल हो, सभी किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की शपथ लेते हैं। तो इसलिए हमारा संविधान भी सर्वोच्च है। हाँ, अमेरिका की तरह सर्वोच्च नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है भारत के अंदर। उसके बाद में 24 नंबर त्रिस्तरीय सरकार, यहाँ पे 3 स्तर की सरकारें हैं, जो कि देखोगे प्यारे विद्यार्थियों 3 स्तर की। पहली आप कह सकते हो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की। पहली तो है संघ सरकार, दूसरी होगी राज्य सरकार, जो कि आप देखोगे सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों की राज्य सरकारें हैं। भारत के जितने भी 28 राज्य हैं ना, उनके अंदर राज्य सरकारें बनी हुई है। और उसके बाद में तीसरा आप कह सकते हो स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ये भी संवैधानिक है, जिन्हें हम नाम देते हैं पंचायती राज इसको हम कहते हैं। तो कहने के लिए भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, संविधान के अकॉर्डिंग तीनों ही संवैधानिक है। जो कि आपने देखा केंद्र या संघ सरकार का उल्लेख भाग 5 में है, वहीं राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में है, वहीं पंचायती राज का भाग 9 और 9 में है। तो कहने लो त्रिस्तरीय सरकार है साथियों यहाँ पे, जो कि आप देखोगे शक्तियों का विभाजन भी कर रखा है संघात्मक बनाते हुए, जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आ रही है क्या बात समझ में? क्या हुआ, बोर तो नहीं हुए ना?
पल्ले पड़े को नहीं पड़े, बता दो साथियों। ठीक है, चलो तो आगे। और अंतिम है 25 नंबर, विभिन्न विदेशी स्रोत या प्रावधान। ये भी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों, जो कि कहा जाता है कि विभिन्न विदेशी स्रोत, विदेशी संविधानों से प्रावधान ग्रहण करके भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसलिए तो इसे उद्धार का संविधान कहते हैं। जैसे कि हमने संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली, वहीं आपने देखा संघात्मक है वो हमने कनाडा से लिया, वहीं आपने देखा मूल अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए, वहीं मूल कर्तव्य देखो सोवियत संघ रूस से लिए, राज्य के नीति नैतिक तत्व है वो हमने कहाँ से, आयरलैंड से लिए, वहीं गहरी नागरिकता है वो हमने कहाँ से ली, जो कि इंग्लैंड से ली, वहीं एकीकृत न्यायपालिका हमने कहाँ से ली, न्यायपालिका की सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट जो कि अमेरिका से। तो कहने का मतलब यही है कि भारतीय संविधान की विशेषता ये भी है कि विभिन्न विदेशी स्रोत या प्रावधान भी है इसमें, जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से 75% हिस्सा हमारे संविधान का तैयार किया गया था, 3/4 भाग, और इसके अलावा भी विश्व के महत्वपूर्ण देशों से अच्छे जो प्रावधान थे उनको ग्रहण किया था। वही हमारे विदेशी स्रोत या प्रावधान, तब बना था भारत का संविधान। तो साथियों, ये थी आपके सामने भारतीय संविधान की 25 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं, लक्षण, कोई भी 3-4 पूछी जा सकती है, नोट कर लेना, इनको अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बना दिया जाता है, पल्ले पढ़ी को नहीं पढ़ी, बता दो। आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपसे निवेदन भी करता रहा हूँ। मेरा सहारा तो आप ही हो, आपसे ही तो उम्मीदें लगा रखी है मैंने कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये मानो कि अन्य विद्यार्थियों का भी सहयोग होगा, इसलिए आप इन्हें शेयर कर देना। इन 25 विशेषताओं को तैयार कर लेना, पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फिर एक एक को पढ़ना, समझना, उसका अभिप्राय क्या बनेगा वो अभिप्राय भी देख लेना। ठीक है, तो देखा आपने पहली प्रस्तावना, दूसरी लिखित और निर्मित संविधान, तीसरी विश्व सबसे बड़ा संविधान, चौथी लोकप्रिय स्वयं प्रभुता पर आधारित संविधान, पांचवा संपूर्ण प्रभुता संपन्न संविधान, छठा संसदीय शासन व्यवस्था, सातवां मौलिक या मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, आठवां राज्य के नीति निषेधक तत्व, 9 नंबर है समाजवादी राज्य, और 10 नंबर है पंथ या धर्म निरपेक्ष राज्य भारत, और 11 नंबर लोक कल्याणकारी राज्य भी घोषित कर रखा है भारत को, और 12 नंबर है एकल या इकहरी नागरिकता, 13 नंबर है वयस्क मताधिकार एवं स्वतंत्र अभिकरण निकाय कह दो, 14 नंबर है स्वतंत्र निष्पक्ष एवं एकीकृत न्यायपालिका, बोलो मेरे साथ साथ और तैयार कर लो अभी। उसके बाद में 15 नंबर है संघात्मक एवं एकात्मक शासन का मिश्रण या समन्वय, उसके बाद में 16 नंबर है कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण या समन्वय, कठोर और लचीला संविधान है भारत का। 17 नंबर है आपातकालीन उपबंध या प्रावधान, उसके बाद में 18 नंबर है एक राजभाषा तथा कई प्रादेशिक भाषाएं, उसके बाद में 19 नंबर है सामाजिक एकता व समानता की स्थापना, उसके बाद में 20 नंबर है विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति पे जोर देने वाला, उसके बाद में 21 नंबर है न्यायिक पुनर्विलोकन व संसदीय संप्रभुता, उसके बाद में 22 नंबर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और उसके बाद में 23 नंबर है संविधान की सर्वोच्चता, और उसके बाद में 24 नंबर है त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। 25 नंबर है विभिन्न विदेशी स्रोत या प्रावधान। क्यों साथियों, तैयार हो गए क्या? 25 के 25 पॉइंट बता दो मेरे को, कितने तैयार
हुए आपको। साथियों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में कम आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस बार इस टॉपिक को नया जोड़ा है, भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।